हेलो दोस्तों, मैं अर्जुन कुमार आपके बीच में आज फिर उपस्थित हुआ हूं अपने YouTube चैनल सक्सेस रथ पर। जी हाँ दोस्तों, हमारा हिंदी में टॉपिक चल रहा था वर्णमाला, जो हमने अच्छे से कंप्लीट किया। 4 क्लास में हमने वो सारा कंप्लीट कर दिया था। हमारा जो नेक्स्ट चैप्टर होगा वो होगा ब्राह्म चिन्ह का। ब्राह्म चिन्ह की ज्यादा समय न लेते हुए हम अपने टॉपिक पर आते हैं। सबसे पहले बात करते हैं ब्राह्म की। ब्राह्म का जो अर्थ होता है वो होता है विश्राम। ब्राह्म का अर्थ होता है ठहराव या रुकना। ठहराव या रुकना, इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ यह है दोस्तों, जब हम किसी कार्य को करते हैं, कार्य करते करते हम जब थक जाते हैं तो हम थोड़ा सा रेस्ट लेते हैं, रेस्ट आराम करते हैं। उसके बाद जब हम थोड़ा एनर्जी हम में आ जाती है, उसीलिए हम फिर अपने काम पर दोबारा फोकस करते हैं। इसी तरह जब हम लिखते हैं तो लिखते लिखते हमें रुकना पड़ता है। रुकने के बाद जब हम फिर दोबारा से कंटिन्यू करते हैं, उसे ही इसमें क्या कहते हैं? ठहराव या रुकना कहते हैं। उसे ही हम क्या कहते हैं? विराम चिन्ह। हमें किस स्टेज पर रुकना है, जिस हमें जैसे से हम काम करते हैं, कितना थके हैं, कितना चलना है, वो हम विराम चिन्हों के अनुसार ही पहचानेंगे। सबसे पहले बात करता हूं इसका मीनिंग क्या होता है, मतलब कि जो महत्वपूर्ण क्या होता है इससे करने से, यानी कि विराम चिन्ह लगाने से क्या इफेक्ट पड़ेगा। अगर हम विराम चिन्ह लगाते हैं तो एक अर्थ निकल के आएगा, जो कि एक अर्थपूर्ण होगा, यानी कि भावपूर्ण होगा, स्पष्ट होगा। वो हम किससे जानेंगे? विराम चिन्हों से। जैसे मैं बात करता हूं, आपके सामने 3 शब्द लिख रहा हूं। दूसरा है हमारा अब बात करते हैं सबसे पहले विराम चिन्ह की। इसे अच्छे से समझते हैं कि विराम चिन्ह का प्रयोग कहां और कैसे, किस जगह यूज किया जाता है और इससे कितना अर्थ बदल जाता है। आइए देखते हैं। अगर मैं बात करता हूं पहले सेंटेंस की, तो हमारा जो पहला सेंटेंस है उसमें ये कह रहा है रोको मत जाने दो, यानी कि इसमें कुछ समझ में आ रहा है? रोको मत जाने दो, यही नहीं पता पड़ रहा है कि कहना क्या चाह रहा है, रोको मत जाने दो। अब मैं बात करता हूँ नेक्स्ट टेंशन, यानी कि दूसरा सेंटेंस जो है उसमें कह रहा है रोको, पर उसके रोको के बाद में क्या लगाया? अल्पविराम चिन्ह लगा दिया। इसे कहते हैं, इस वाले चिन्ह को कहते हैं हम अल्प विराम। जी हाँ दोस्तों, अल्प विराम इस चिन्ह को कहते हैं, ये वाला अल्प विराम, यानी मात्र थोड़ी देर के लिए रुकना। रोको मत जाने दो, यानी कि इसका मतलब क्या है? कोई दूसरा व्यक्ति है, उसे कह रहा है कि रोको, उसे जाने मत दो, उसे रोक लो, उसे रोक लो, जाने मत दो उसे। अगर मैं बात करता हूं तीसरे सेंटेंस की, तो ये कह रहा है कि रोको मत जाने दो। इसमें क्या स्पष्ट हो रहा है? मात्र एक अल्पविराम से ही तीनों के सेंटेंस चेंज हो रहे हैं। जैसे कि रोको मत, मतलब इसे कह रहा है जाने दो, ये कहना चाह रहा है कि रोको मत जाने दो, इसे रोको मत बिल्कुल भी। लेकिन फर्स्ट में क्या कहना चाह रहा है? रोको मत जाने दो। इसका तो अर्थ ही समझ में नहीं आ रहा कि कहना क्या चाह रहा है। तो इसमें क्या हो रहा है? अर्थ स्पष्ट नहीं हो रहा। अर्थ स्पष्ट नहीं हो पा रहा है। लेकिन सेकंड में हमें अर्थ मिला है क्या? कि उसे रोक लो, मत जाने दो। और थर्ड में मिला है इसमें रोको मत, यानी कि जाने दो, इसे जाने दो। तो कितना एक अल्पविराम से ही पूरे अर्थ स्पष्ट, पहले में अर्थ स्पष्ट नहीं हो पा रहा, दूसरे में इसने चेंज ही कर दिया कि रोको मत जाने दो, और थर्ड की बात करता हूं, इसने क्लियर किया था रोको मत जाने दो। ठीक है दोस्तों, अब मैं बात करता हूं, अगर हम विराम चिन्ह का उपयोग प्रयोग ना करें तो अर्थ का अलग ही अर्थ हो जाता है, जैसे हमने अपने तीनों सेंटेंस में देखा है। इसलिए विराम चिन्ह का जो ज्ञान होना चाहिए वो बहुत ही आवश्यक है। विराम चिन्ह जो है हमारे व्याकरण में बहुत ही महत्वपूर्ण रखता है। आइए बात करता हूं आगे। तो दोस्तों समझ में आया होगा कि विराम चिन्ह हमारे व्याकरण में कितना महत्वपूर्ण है। इसे अच्छे से समझते हैं, कितने हमारे व्याकरण चिन्ह हैं, विराम चिन्ह हैं।
हमारे हिंदी के गुरु थे श्री कांता प्रसाद जी। कांता प्रसाद जी के अनुसार जो हमारे विराम चिन्हों की संख्या है वो है मात्र 20। इनके अनुसार विराम चिन्हों की संख्या है टोटल 20। एग्जाम में सीधा सीधा ये क्वेश्चन पूछेगा कि श्री कांता प्रसाद जी के अनुसार विराम चिन्हों की संख्या कितनी है, तो आप बताएंगे 20। टोटल 20 है, उन्हें काउंट कराएंगे कैसे कैसे है। सबसे पहले बात करते हैं पूर्ण विराम की। पूर्ण विराम दोस्तों, या इसे हम जो इंग्लिश में कहते हैं वो कहते हैं फुल स्टॉप। या बोलते हैं इसे खड़ी पाई। खड़ी पाई का मतलब होता है ये वाला चिन्ह, खड़ी पाई। वो पहला बात करते हैं पूर्ण विराम की, जिसे इंग्लिश में फुल स्टॉप कहते हैं, यानी कि इसे दूसरा, जिसका जो दूसरा नाम है वो है खड़ी पाई। सबसे पहले इसका हिंदी में जो पूर्ण विराम चिन्ह है इसका प्रयोग सबसे अधिक होता है। इसका प्रयोग हिंदी में सबसे अधिक होता है और यह चिन्ह हिंदी का सबसे प्राचीनतम चिन्ह है। यानी कि अगर मैं बात करूं, सबसे पहले आपको 4 ऑप्शन दे दिए जाए A B C D, इसमें एग्जामिनर आपसे पूछे इसमें अर्ध विराम रख दे, अल्प विराम रख दे या विस्मयादिबोधक चिन्ह रख दे, उसमें आपसे ये पूछे कि सबसे प्राचीनतम कौन सा है, तो आप कहोगे पूर्ण विराम। पूर्ण विराम सबसे प्राचीनतम है। सबसे प्राचीनतम और जो कंटिन्यू लगातार सबसे ज्यादा यूज होता है इसका, सबसे ज्यादा यूज होता है। सबसे प्राचीनतम है और सबसे ज्यादा यूज होता है। ये कहां पर प्रयोग होता है, तो मैं बात करता हूं, ये प्रयोग होता है हमारे वाक्य की समाप्ति पर। वाक्य की समाप्ति पर ये लगाया जाता है। वाक्य की समाप्ति पर लगाया जाता है। सबसे पहले बात करें, जैसे हमें नौकरी पाने के लिए खूब पढ़ना पड़ेगा। हमें नौकरी पाने के लिए खूब पढ़ना पड़ेगा। ये लगा दिया हमने फुल स्टॉप, यानी कि खड़ी पाई। तो वाक्य के अंत में यूज हो रहा है, यूज हमें नौकरी पाने के लिए क्या करना पड़ेगा, खूब हमें पढ़ना पड़ेगा। मैं दूसरा सेंटेंस देता हूं, उसमें राम स्कूल से आ रहा है। स्कूल से आ रहा है, ये लगा दिया हमने फुल स्टॉप, यानी कि हमारा जो सेंटेंस था वो हो गया यहाँ लास्ट। तो इसका सबसे प्रयोग कहां पे हो रहा है, वाक्य की समाप्ति पे लगाया जाता है। जब हमारे वाक्य की समाप्ति हो जाए तब ये यूज होता है। इसे कहते हैं पूर्ण विराम। ठीक है दोस्तों, अब मैं बात करता हूं अगले की। और हाँ, इसमें एक नोट बात की और है, ये है, इसे समझ ले, पूर्ण विराम ही एक ऐसा चिन्ह है जो अंग्रेजी भाषा में प्रयोग नहीं होता। पूर्ण विराम एक ऐसा चिन्ह है जो अंग्रेजी भाषा में यूज नहीं होता और हिंदी भाषा में इसका आधुनिक युग में जो हिंदी चल रही है उसमें इसका बहुत ही प्रयोग हो रहा है। धीरे धीरे इसका प्रयोग बढ़ रहा है। अब मैं बात करता हूं नेक्स्ट की। ये अच्छे से समझ में आया होगा आपको।
दूसरा हमारा था अपूर्ण विराम। या इसको हम कहते हैं उपविराम। इसका जो सिंबल है वो क्या है, इसका सिंबल है ये वाला, दो बिंदी, दो बिंदी उपविराम होता है। इसका जो उपयोग होता है ये पूर्ण विराम से भी कम ठहराव के लिए होता है। जो हमारा पूर्ण विराम था, पूर्ण विराम से भी कम ठहराव के लिए, पूर्ण विराम से भी कम ठहराव के लिए। जैसे इसका प्रयोग कहां करेंगे, जहां वाक्य समाप्त होने पर भी ये जिज्ञासा बनी रहे कि आगे कुछ बात कही जाए। जहां वाक्य समाप्त होने पर भी ये जिज्ञासा बनी रहे कि आगे कुछ कहा जाए। बनी रहे कि आगे कुछ कहा जाए, आगे कुछ कहा जाए। जैसे मैं एग्जांपल की बात करता हूं, जैसे मुझे तेरी पता है, या मैं बात करता हूं मेरे पास तेरी एक खबर है, मेरे पास तेरी एक खबर है। मेरे पास तेरी एक खबर है। यहां लगाएंगे हम अपना उपविराम, क्योंकि मेरे पास एक तेरी खबर है। खबर है तो किस चीज की खबर है, एक ही जिज्ञासा, एक उम्मीद बन रही है कि कुछ ना कुछ आगे कहा जा रहा है। तो मेरे पास तेरी एक खबर है कि तेरा भाई, तेरे भाई की नौकरी लग गई। तेरे भाई की नौकरी लग गई। नेक्स्ट मैं बात करता हूं दूसरे सेंटेंस की अपने की, कि मुझे तेरी पता है, मुझे तेरी पता है कि, मुझे तेरी पता है तू आजकल क्यों फूलता जा रहा है, तू आजकल क्यों फूलता जा रहा है। अब इसमें आप देखो, मुझे तेरी पता है, यहां हमने लगाया अपूर्ण विराम यानी कि उपविराम लगा। तू आजकल क्यों फूलता जा रहा है, यानी कि एक उम्मीद और बन रही है कि आगे हो सकता है क्या कहा जाए, क्यों फूलता जा रहा है, क्या रीजन है, क्योंकि तेरी सारी समस्याएं खत्म हो गई हैं। तेरी सारी समस्याएं खत्म हो गई हैं। तेरी सारी समस्याएं खत्म हो गई। हमने लास्ट में लगा दिया जो हमारा प्रोग्राम था उपविराम की हमें जरूरत कहां पड़ी, जहां हमने वाक्य शुरू किया था जिसमें ये जिज्ञासा बनी रहती कि आगे कुछ होगा। मुझे तेरी पता है, क्या पता है कि, इसलिए उपविराम लगा। तू आजकल क्यों फूलता जा रहा है, क्या रीजन है कि क्यों फूलता जा रहा है, क्योंकि तेरी सारी समस्याएं खत्म हो गई हैं। ठीक है दोस्तों, ये हुआ हमारा अपूर्ण विराम क्लियर। अब मैं नेक्स्ट की बात करता हूं अर्धविराम की।
अर्धविराम चिन्ह की। अर्धविराम कौन सा होता है? ऊपर हमारी बिंदी होती है और नीचे एक छोटा सा अल्पविराम चिन्ह होता है। ये यूज होता है अल्प, जो हमारा अर्धविराम था यानी कि जो अपूर्ण विराम था उससे भी कम ठहराव के लिए। अपूर्ण विराम से कम ठहराव के लिए अपूर्ण विराम से भी कम ठहराव के लिए इसका जो प्रयोग होता है वो कहां होता है? जैसे जब बात को एक ही तरीके से आगे बढ़ाया जाए। जब बात को एक ही तरीके से आगे बढ़ाया जाए। फर्स्ट कंडीशन इसकी। और जो दूसरी कंडीशन है वो ये है कि जब किसी खंड या वाक्य का आरंभ जब किसी खंड वाक्य का आरंभ जब किसी खंड या वाक्य का आरंभ वरन वल की किंतु परंतु वरन वल की किंतु परंतु क्योंकि इसलिए फिर भी आदि शब्दों से होता है। फर्स्ट कंडीशन क्या थी इसकी? जब बात को एक ही तरीके से आगे बढ़ाया जाए। नेक्स्ट कंडीशन थी इसकी, जब किसी खंड वाक्य का आरंभ वरन वल की किंतु परंतु क्योंकि इसलिए फिर भी आदि शब्दों से होता है तो वहां अर्धविराम लगेगा। अर्धविराम लगेगा। कैसे समझाते हैं एग्जांपल में। राम तुम्हारा भाई है। राम तुम्हारा भाई है इसलिए बच गया। एक ही सीक्वेंस में की जा रही है कि राम तुम्हारा भाई है इसलिए बच गया, तो चिन्ह किसका लगा? अर्धविराम का। ठीक है दोस्तों, अब मैं बात करता हूं दूसरा। तुमने वहां भाषण तो दिया। तुमने वहां भाषण तो दिया। तुमने वहां भाषण तो दिया किंतु तुमने वहां भाषण तो दिया किंतु मजा नहीं आया। एक ही सीक्वेंस में है दोनों सेंटेंस कि राम तुम्हारा भाई है इसलिए बच गया, तुम्हारी वजह से बच गया राम। अगर कोई और होता, तुम्हारा भाई नहीं होता ना राम, तो आज वो चला गया होता। दूसरा सेंटेंस कह रहा है कि तुमने वहां भाषण तो दिया, यानी कि एक ही सीक्वेंस में कि तुमने वहां भाषण तो दिया पर मजा नहीं आया, तो इसलिए क्या हुआ? अर्धविराम की वहां जरूरत पड़ी। अपूर्ण विराम से भी कम ठहराव के लिए होता है, इसलिए किंतु वहां मजा नहीं आया। ठीक है दोस्तों, मैं बात करता हूं अब अगले जो सबसे हमारा मोस्ट इंपोर्टेंट है,
अल्पविराम की, यानी कि मोस्ट इंपॉर्टेंट। जी हाँ दोस्तों, मोस्ट इंपोर्टेंट है अल्पविराम। इसके बारे में बात करेंगे हम आपसे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए नमस्कार।